आज हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आज हम भारतीय संविधान में नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी घटना का जो सीधे सीधे पॉलिटिकल साइंस या संविधान से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, एक एस्पेक्ट है इसका पॉलिटिकल, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और ये घटना है मानगढ़ की घटना, जिसे हम मानगढ़ हत्याकांड के रूप में जानते हैं। चर्चा का कारण ये है कि यह घटना ही घटी थी 17 नवंबर 1913 को। और इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि अंग्रेजों, और उस समय आप जानते हैं कि भारत गुलाम था, और ये यूनाइटेड इंडिया नहीं थी, रियासतें थी, जगह जगह छोटी बड़ी रियासतें थी। तो उसमें ब्रिटिश सेना और रियासत की सेनाएं भी थी, और स्पेशली इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्लस सीतारामपुर रियासत भी शामिल थे। अब सवाल हुआ, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि यह घटना क्यों घटी और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया। तो इसके लिए जो शख्सियत जिम्मेदार ठहराई गई उसका नाम है गोविंद गुरु, जो 1858 में जिनका जन्म हुआ और 1931 में उनकी डेथ हुई। तो इसके लिए गोविंद गुरु को जिम्मेदार ठहराया गया। और गोविंद गुरु को जिम्मेदार क्यों ठहराया गया? क्योंकि गोविंद गुरु ने कुछ ऐसी बातें की, जैसे उन्होंने कहा कि ये जो बेगार की प्रथा है, बिना पारिश्रमिक दिए काम लेने की जो प्रथा है, इस प्रथा को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। दूसरी चीज कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और तीसरी चीज कि जमीन व जंगल पर लोगों का अधिकार होना चाहिए। और ये सारी चीजें किस संदर्भ में थी? आदिवासी समाज के संदर्भ में थी। तो आप जानते हैं कि बेगार कौन ले रहा था? रियासतें ले रही थी। और इन रियासतों को संरक्षण किसका था? इन रियासतों को संरक्षण था अंग्रेजों का। और गोविंद गुरु ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि असली जो रूलर है ना, वो यहाँ के राजा महाराजा नहीं है। असली रूलर हैं अंग्रेज, जिन्हें वे भूरिया कहते थे। दिल्ली से दक्कन तक उन्होंने, मुझे वागड़ी नहीं आती जो इस एरिया में चलती है, गाना है यहाँ के लोग गाते हैं कि दिल्ली से दक्कन तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक अंग्रेजों का राज है। और वो कहते थे कि अंग्रेजिया न मानूं, मैं इन अंग्रेजों को मानूंगा नहीं। तो सीधी सी बात है, इससे जाहिर है कि उनकी लड़ाई दो तरफा हो गई, ब्रिटिश और जो तत्कालीन रियासतें थी उनसे। और अंततः इन बातों को लेकर के 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ियों को घेर लिया गया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और गिरफ्तार भी हुए। लेकिन जो अपोज किया गया आदिवासी समाज द्वारा, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बल्कि मारे गए। और इसीलिए
इस घटना को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इस घटना को, जो बागड़ का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में पढ़ने वाले किसी बच्चे से, स्पेशली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उससे जब आप पूछेंगे तो बड़े आराम से बता देगा कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी, जिसमें कौन शामिल था? जिसमें जनरल डायर थे। लेकिन बहुत कम लोग, और जो बताएंगे वे कौन होंगे? राजस्थान और गुजरात के लोग होंगे, पढ़ने वाले होंगे, जो इस घटना को बताएंगे। लेकिन इसमें भी एक साहब शामिल थे जिनका नाम था कर्नल सटन, जिन्होंने सेनाओं का नेतृत्व किया था। यहाँ भी माना जाता है कि 1000 प्लस के आसपास डेथ हुई थी। यहाँ भी माना जाता है कि 1000 प्लस के आसपास डेथ हुई थी। और आज ये जो पूरा इलाका है इस घटना को याद कर रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं, स्थानीय जो हमारे लोग हैं उनके लिए। तो ये वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और जिसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? मुख्य भूमिका निभा रहे हैं गोविंद गुरु। अब ये गोविंद गुरु कौन थे? तो ये उस समय डूंगरपुर रियासत हुआ करती थी, या कहें कि डूंगरपुर एक रियासत हुआ करती थी, जिसमें एक गांव बांसिया, जो कि इस स्थान से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से मैं कई बार गुजरा भी हूँ, वहीं पे गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। और होता है कि कुछ लोग जन्म ही लेते हैं समाज की सेवा करने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए। इन्होंने कोई फॉर्मल पढ़ाई और बड़ी पढ़ाई तो नहीं पढ़ी, उस समय पढ़ते ही कितने लोग थे, लेकिन इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जरूर हासिल की थी। और ये अपने लोगों को 3 बातों पे इन्होंने फोकस करना शुरू किया। पहली चीज़ तो इन्होंने ये कही कि आपका जो चरित्र है वह नैतिक होना चाहिए, मोरल कैरेक्टर, आपका चरित्र नैतिक होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, जिसको कहते हैं सद आचरण। और दूसरी चीज़ कि आपको धर्म की पालना करनी चाहिए। अनेक लोग मॉडर्न जो समय है उसमें उनको लगता है कि धर्म को मानना एक बेवकूफ़ी भरी चीज़ है, और यह धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी को माने या ना माने। लेकिन गोविंद गुरु ये कहते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस करना, गुड कंडक्ट और मोरल कैरेक्टर, ये 3 चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए यदि वह एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है। और इन व्यक्तियों को मिला करके हम एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें इस तरीके का इंसान चाहिए, इस तरीके के व्यक्ति चाहिए। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, और उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं भगत मूवमेंट। भगत मूवमेंट भगत मूवमेंट, भगत आंदोलन। और इसके लिए उन्होंने एक संप सभा का भी गठन किया था। तो इस एरिया में उन्होंने एक भगत मूवमेंट चलाने की कोशिश की। यह जो भगत मूवमेंट था उसने कुछ बातों पे
बल दिया। और पहली जो चीज़ थी एक ईश्वरवाद की थी। इन्होंने कहा कि एक ईश्वर है, उस एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये मान रहे हैं कि ईश्वर है, लेकिन ये यह नहीं मानते, जैसा कि बहुदेववादी व्यवस्था में होता है, कि अनेक ईश्वर नहीं है, एक ईश्वर है और हमें उस एक ईश्वर को मानना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि संयम, जिंदगी में संयम की बहुत जरूरत है। और संयम से मतलब ये है कि इन्होंने कहा संयम किस चीज का? इन्होंने कहा कि शराब नहीं पीना है, यानी मद्यपान नहीं करना है, नशा से दूर रहना है, नशा मुक्ति। और इस पूरे एरिया में अच्छी बात है कि जो बातचीत मेरी होती है तो लोग नशा नहीं करते, बहुत कम लोग करते होंगे, उसकी जानकारी नहीं। तो इन्होंने कहा नशा नहीं मत करो, आदिवासी समाज को उन्होंने कहा। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि मांस का भक्षण मत करो, यानी शाकाहारी बनो, मांसाहारी न बनो, यानी जिसको हम कहते हैं मांस और मदिरा से दूरी। तीसरी चीज इन्होंने कही कि आपको चोरी नहीं करनी है। चोरी, किसी की कोई भी चीज आपको चुराना नहीं है। और इसी तरीके से आपको व्यभिचार से भी दूर रहना है। तो ये वह मोरल कैरेक्टर की बात थी जो एक इंसान को इंसान बनाती है, अच्छा इंसान बनाती है। फिर इन्होंने एक चीज और कही कि कृषि, प्रत्येक आदिवासी को इन्होंने कहा कि आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको मेहनत करनी है, अपनी ज़मीन बनानी है, खेती करनी है, उस खेती से अपने परिवार का पालन पोषण करना है। और मेहनत हम करेंगे तो उपज होगी, और इसलिए हमें चोरी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ इन्होंने कहा कि हमें एक ज़रूरत ये है कि अंधविश्वासों से हम दूर रहें, अंधविश्वास से हम दूर रहें। तो एकेश्वरवाद, संयम, कृषि और अंधविश्वास, ये अंधविश्वास से दूर, अंधविश्वास मानना नहीं है, हमें अपनी सोच को व्यापक करना है, हमें उन चीज़ों को मानना है जो वास्तव में वैज्ञानिक हैं और व्यक्ति और समाज के हित में हैं। तो यदि हम इन सब चीज़ों को मानते हैं तो उन्होंने कहा कि जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज है, वह क्या होगा? वह बुराइयों से मुक्त होगा, बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। और बुराइयों से मुक्ति मिलने का मतलब यह है कि लोग क्या बनेंगे? गुडमैन बनेंगे। और जब गुडमैन बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वे एक दिन गुड सोसाइटी की स्थापना करेंगे। एक अच्छा समाज, अच्छा व्यक्ति, और उससे क्या होगा? अच्छा समाज की स्थापना करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुरुआत तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म से हुई थी। यह केवल आदिवासी समाज की बात नहीं है, बल्कि आप एक ग्रेटर एस्पेक्ट में सोचें तो किसी भी व्यक्ति, जाति, समाज को इन चीज़ों को मानना चाहिए। शराब पीना कैसे अच्छा हो सकता है? मांस खाना कैसे अच्छा हो सकता है? चोरी करना कैसे अच्छी बात हो सकती है? व्यभिचार करना कैसे अच्छी बात हो सकती है? तो इन चीज़ों से मुक्त होना तो केवल आदिवासी समाज की बात नहीं है, ये सारे समाज के सारे लोगों को इससे मुक्त होना चाहिए। लेकिन जब आपके फॉलोअर बन जाते हैं, लाखों लोग जब आपके पीछे खड़े होने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जो भगत मूवमेंट था, जो एक्चुअली सोशल रिफॉर्म से शुरू हुआ था और उसने रिलीजियस, धार्मिक स्वरूप धारण किया। जैसे गोविंद गुरु क्या कहते थे?
उन्होंने धूणी जवानी यानी एक आग जलती रहनी चाहिए, आग को बहुत पवित्र मानते थे, तो आग जलती रहनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि सारे जो भगत मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वे अपने घरों पे एक झंडा लगाएं। ये क्या था? समाज को बांधने का एक तरीका था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे जैसा मैंने कहा कि आपके पीछे लोग हैं तो आप एक पावर बन जाते हो, पावर बन जाते हो, तो जो दूसरी पावर है वो आपका अपोज करने लगती है। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात अंततः राजनीतिक संदर्भ हासिल कर लेती है। जैसे बेगार न देना, न करना, यानी बिना हम पैसा लिए काम नहीं करेंगे, यह चीज़ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, लेकिन यह रियासत की व्यवस्था के खिलाफ थी। क्योंकि राजाओं, महाराजाओं, जमींदारों के यहाँ ये परंपरा चलती थी, चाहे वह हिंदू रहे हों, चाहे वो मुसलमान रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, सबने बेगार लिए हैं हमसे। गोविंद गुरु इसके विरोध में थे। तो जाहिर सी बात है कि इसको एक चैलेंज के रूप में देखा गया। उन्होंने कृषि पे जो टैक्स था उसको कम करने की बात की, उन्होंने जंगल और ज़मीन पे आदिवासियों के हक की बात की, उनको अनावश्यक बेदखल न किया जाए, और लोग इनके साथ खड़े हुए। तो इसको धीरे 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 एक टकराव हुआ। रियासत थे और रियासत के संरक्षक कौन थे? अंग्रेज थे। तो शुरू में तो रियासतों ने इनको दबाने की कोशिश की अपने लेवल पे, लेकिन जब आंदोलन बड़ा होने लगा तो फिर अंग्रेज़ों की सहायता ली गई। ब्रिटिश इंपीरियल फोर्स उसमें शामिल हुए, उसमें मेवाड़ कोर, भील भी शामिल हुआ, उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसा मैंने कहा सीतारामपुर की जो रियासतें थी, छोटी छोटी ही रियासतें थी, उनकी सेनाएं शामिल हुई और उनको गिरफ्तार करने के लिए 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ को, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने अपना पोजीशन लिया था, वहीं ये इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ फायरिंग हुई और सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। तो आज हम उस दिवस को, उस बलिदान दिवस को याद करते हैं, और हम गोविंद गुरु की जो शिक्षाएं हैं, मैं ये भी कहूँगा कि हमें उनकी नाम पे केवल आंदोलन नहीं करना है, बल्कि हमें उनकी शिक्षाओं को ग्रहण भी करना है। हमें उन बुराइयों से मुक्त होने पर अपने समाज को फोकस करना होगा, जिन बुराइयों से वे समाज को, आदिवासी समाज को और पूरे जो लोग हैं उनको दूर करना चाहते थे। तो हमको लगता है कि एक अच्छी श्रद्धांजलि ही होगी उनके प्रति। लेकिन ध्यान रखिए कि गोविंद गिरी 1913 में जब गिरफ्तार हुए तो उनको शुरू में जो उनके ऊपर ट्रायल चला तो हैंग करने का डिसीजन दिया गया। जो मेजर गॉफ थे, मेजर एलिसन थे, इनकी कोर्ट में उनको मृत्युदंड दिया गया, लेकिन बाद में इसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो इनकी डेथ 13 में नहीं होकर के 1931 में होती है, और कहाँ? गुजरात में होती है, गुजरात में होती है। तो ये एक छोटा सा परिचय था उस शख्सियत को याद करने के लिए जिसने इस क्षेत्र के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से जागरूक किया, एकत्रित किया, मजबूत किया और समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और ऐसी जो विभूतियाँ हुई हैं उनके अच्छे उपदेशों पे चलिए, तो हम एक बेहतर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।